बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि है अमीनो एसिड और प्रोटीन पे। अच्छा, प्रोटीन को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अमीनो एसिड्स की बात करें तो अमीनो एसिड्स बेसिकली होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन से क्या मुराद है कि हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं, जितनी भी टाइप्स की हैं, वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है, वो अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। अब बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद डेफिनेशन अगर सिंपल देखें, अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो जिस तरीके से हमारी ये कोई इमारत है, कोई कमरा है, अ, वो बना होता है ईंटों से और साथ में सीमेंट से। अब वो जो ईंटें होती हैं उस इमारत की, वो ईंटें क्या होती हैं, वो अमीनो एसिड्स। अगर हम कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो हमारी बिल्डिंग ईंटों से मिलके बनी होती है, तो ईंटें क्या होंगी, अमीनो एसिड होंगे, और हमारी पूरी बिल्डिंग क्या होगी, प्रोटीन होगी। ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। यानी हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो किस चीज़ से मिलके बनी होती हैं, अमाइनो एसिड्स से मिलके बनी होती हैं। अमाइनो एसिड्स में आपस में कंबाइन करके डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनाते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, तकरीबन 300 के करीब अमाइनो एसिड्स मौजूद है, लेकिन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। बाकी के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन तो नहीं बनाते, लेकिन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमाइनो एसिड के सेंटर में एक कार्बन मौजूद होता है, उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। जैसे ये सामने स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो बिल्कुल सेंटर में एक कार्बन है, इस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके साथ बाकी जितने भी ग्रुप्स अटैच हैं, बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स अटैच हैं, वो तमाम डिफरेंट हो, तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अच्छा, अब अमाइनो एसिड के सेंटर में कार्बन मौजूद होता है अल्फा कार्बन, उसके एक साइड पे मौजूद होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि होता है COOH। दूसरी साइड पे मौजूद होता है NH2 जिसे हम अमाइनो ग्रुप भी कहते हैं। एक साइड पे मौजूद होता है R, या इसे हम अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। ये अल्काइल ग्रुप जो है कार्बन की चेन होती है, तो डिपेंड करता है कौन सी टाइप के अमाइनो एसिड है, उसके अकॉर्डिंग ये कार्बन की चेन होती है। और चौथी साइड पे कार्बन के अटैच होता है हाइड्रोजन एटम। ठीक है। तो ये होता है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन के साथ 4 अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप। इस तरह के अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होके प्रोटीन बनाते हैं। अब अमाइनो एसिड्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी होती हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड भी होती हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस की कि तकरीबन 300 के करीब अमाइनो एसिड्स जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो सिर्फ वो अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। और तो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। इसकी एग्जांपल में एलानिन और वलीन आ जाएगी। फिर नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आते हैं। अब उन 20 अमाइनो एसिड्स के अलावा जो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, बाकी के तमाम जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते। उन अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, और इसकी एग्जांपल ऑर्निथीन आ जाती है। फिर दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बुनियाद पे। अब एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी। इसका मतलब है कि ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिन्हें डाइट के जरिए लेना जरूरी है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल मीन जरूरी, लेना जरूरी कह लें। इससे एक पॉइंट बना के याद रख लें एक हिंट के तौर पे कि अगर एसेंशियल है इसका मतलब है हमने इसे डाइट के जरिए लेना ही लेना है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स की कमी को पूरा करने के लिए हमें उन्हें डाइट के जरिए से लेना पड़ता है, अपनी खुराक के जरिए से, अपने सप्लीमेंट्स के जरिए से लेना पड़ता है। तो वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें खुराक के जरिए लेने पड़ते हैं, उन अमाइनो एसिड को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। जबकि ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी बॉडी खुद तैयार करती है और उन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। अब हमें जरूरत नहीं है बाहर से लेने की, इसलिए इन अमाइनो एसिड्स को क्या कहा जाता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हमने डिस्कस किए कि 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें सिर्फ सिर्फ 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो वो जो 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा जाता है। अब उन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन की गई है नेक्स्ट। सबसे पहले तो है अमाइनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन। अब यहाँ पे साइड चेन से क्या मुराद है,
अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर के अंदर एक आर ग्रुप मौजूद है। ये आर ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को, जो क्या होता है, कार्बन की चेन होती है या कोई और ग्रुप होता है। अब ये आर ग्रुप जो है ये होती है साइड चेन। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की गई है वो साइड चेन के हिसाब से की गई है। अगर तो हमारे अमाइनो एसिड के अंदर साइड चेन में एलिफेटिक ग्रुप मौजूद हो, एलिफेटिक से मुराद है लॉन्ग चेन, ठीक है, कार्बन की लॉन्ग चेन मौजूद हो, एक चेन की फॉर्म में मौजूद हो, तो ऐसे अमाइनो एसिड को कहा जाता है एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। इसकी एग्जांपल में वलीन, एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और ग्लाइसिन आ जाती है। दूसरी होती है सल्फर कोटेनिंग। सल्फर कोटेनिंग से मुराद है कि जो हमारे का अमाइनो एसिड है उसकी आर ग्रुप में कौन सा ग्रुप मौजूद हो, यानी साइड चेन में सल्फर मौजूद होना चाहिए। इसकी एग्जांपल सिस्टीन और मेथियोनिन आ जाती है। फिर एरोमेटिक, एरोमेटिक से मुराद है कि हमारी जो साइड चेन है, जो आर ग्रुप है, उसकी जगह पे कौन से कंपाउंड्स मौजूद हो, एरोमेटिक। वैसे एरोमेटिक लफ्ज जो है वो एरोमा से निकला है। एरोमा का मतलब होता है स्मेल, खुशबू वाले, ठीक है, स्मेल वाले। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बेंजीन टाइप जो स्ट्रक्चर होते हैं, अगर हमारी आर ग्रुप में वो मौजूद हो तो वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड होंगे। इसकी एग्जांपल टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानिन आ जाती है। अच्छा, एंड पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखी है जैसे सीएम और टीटीपी, ये सिर्फ याद करने के लिए कि एक की बनाने के लिए कि सीएम, तो इसका मतलब है सल्फर कोटेनिंग में सिस्टीन और मैथ्यूनिन, सी से सिस्टीन और एम से मैथ्यूनिन। तो ये सिर्फ एक हिंट के तौर पे याद रखने के लिए ये एक छोटा सा हिंट बनाया है। फिर आते हैं न्यूट्रल या ऐसे अमाइनो एसिड जिसके स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी साइड चेन में ओएच ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो। तो उसकी एग्जांपल आती है थ्रियोनिन, एस्पेराजीन, ग्लूटामीन और सीरीन। अब देखिए इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनाई है वो है टैग। अगर टैग हमें याद होगा तो हमें पता होगा टी से थ्रियोनिन, ए से एस्पेराजीन, ग्लूटामीन और एस से सीरीन, ठीक है। तो ये सात पे जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो सिर्फ एक हिंट के लेने के लिए लिखे हैं। नेक्स्ट आते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। अच्छा, एसिडिक अमाइनो एसिड की तो वैसे ही पहचान हो जाती है, उनके नाम के साथ एसिड आ जाएगा, यानी हमारे ऐसे अमाइनो एसिड्स जो एसिडिक इन नेचर हों वो एसिडिक होंगे। इसमें एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और जो बेसिक इन नेचर होंगे जैसे हिस्टीडीन, आर्गिनिन और लाइजीन। ये थी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स बेसिकली हमने कहा कि अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। छोटे स्ट्रक्चर्स को हम मोनोमर्स भी कह सकते हैं। जब ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स, जब ये मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, आपस में लार्ज अमाउंट में सैकड़ों की तादाद में मिलके एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस लार्ज स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीमर। तो जब अमाइनो एसिड आपस में मिलके एक लार्ज पॉलीमर बनाते हैं तो वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड छोटे मॉलिक्यूल जब लार्ज अमाउंट में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन लफ्ज बेसिकली एक ग्रीक लफ्ज से निकला है, प्रोटोस, जिसका मतलब होता है फर्स्ट या सुप्रीम। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड से मुराद है इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है। जैसे कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर था, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर अमाइन ग्रुप मौजूद था, तो वो अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन मौजूद होती है। अब पेप्टाइड बॉन्ड, हमने ये तो कह दिया कि प्रोटीन बन के मिली होती है, अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। अब अमाइनो एसिड्स आपस में जिस चीज के जरिए से, जिस केमिकल इंटरेक्शन के जरिए से, जिस फोर्स के जरिए से जुड़ी होती है, उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसकी सिंपल सी मिसाल मैंने बिल्डिंग से दी थी कि अगर एक बिल्डिंग प्रोटीन है तो उसमें बिल्डिंग बनी किस चीज से है, ईंटों से बनी है। तो ईंटें क्या होंगी, अमाइनो एसिड, बिल्डिंग क्या होगी, प्रोटीन। अब ईंटें आपस में जुड़ी किस चीज से है, ईंटों के दरमियान में रखा हुआ है सीमेंट। तो सीमेंट क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसने ईंटों को आपस में जोड़ा हुआ है। ईंटों को आपस में जोड़ कौन रहा है, सीमेंट जोड़ रहा है। तो इस तरीके से कंपेयर करके देखें, ईंटें अमाइनो एसिड, सीमेंट पेप्टाइड बॉन्ड, और बिल्डिंग क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अमाइनो एसिड्स आपस में जिस बॉन्ड के जरिए से जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान वाटर रिलीज होता है। पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, अब प्रोटीन एक अमाइनो एसिड से तो मिलके नहीं बनी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा सैकड़ों की तादाद में अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई है। तो इनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद भी ज्यादा होती है। तो ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल जिसमें तीन या तीन से ज्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से लिंक हो, उसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। तो पेप्टाइड क्या है, माइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड विद लिंक विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है,
जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें तो ये सेंटर में पिंक से कलर का जो कार्बन है ये होता है अल्फा कार्बन। इसकी एक साइड पे आर ग्रुप है, एक साइड पे एच, और ये एक साइड पे NH2। अच्छा, NH2 पिछले स्ट्रक्चर में बिल्कुल मिला के लिखा था, यहाँ पे उन्होंने उसको खोल के लिख दिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दिया। और दूसरे साइड पे मौजूद है COOH। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप को खोल के लिखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। दूसरी तरह पे उन्होंने दूसरी तरफ सेम वैसा ही कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप एसिड ले लिया है। अब देखिए, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन, ये आपस में मिलके यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। पीछे कार्बन और नाइट्रोजन के साथ दरमियान में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए सेम दो अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से। किस तरीके से? कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप एक दूसरे के सामने सामने आते हैं। इसके नतीजे में एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का ये OH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और ये यहाँ से पानी को रिलीज कर देते हैं। पीछे हमारे कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी होगी और नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड की कमी होगी। वो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो आपस में बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो एक साइड पे अब अमाइन ग्रुप भी फ्री है और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है। यहाँ से ये अमाइनो एसिड नेक्स्ट किसी अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये वाले अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप नेक्स्ट किसी अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके एक लॉन्ग चेन बना देगा और वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अब प्रोटीन के सोर्सेस कहाँ कहाँ से ये हमें हासिल होते हैं? हमें दूध से हासिल होते हैं, गंदम, अंडों से, मछलियों से, चीज से, गोश्त से और दही वगैरह से हमें प्रोटीन हासिल होती है। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन तीन तरह से की गई है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक तो उसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पे की गई है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल अमाइनो एसिड एक चेन की फॉर्म में आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। यानी लाइन वाइज अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लगते जाते हैं, कोई इसमें ब्रांच नहीं होती, मतलब कोई थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता। सिंपली एक लाइन की फॉर्म में अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं और वो क्या बना देते हैं? सिंपल प्रोटीन बना देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना देते हैं प्रोटीन का। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो ग्रुप होता है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो राइट साइड पे मौजूद होता है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें ये जो ब्लू और रेड, सॉरी ग्रीन कलर से के रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड इसमें देखें एक लॉन्ग एक सिंपल चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्ट है पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से। उन्होंने क्या बना दिया है? प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दिया है। इसकी एग्जांपल में आ जाती है इंसुलिन, जिसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं। वो 51 अमाइनो एसिड बिल्कुल इसी तरीके से एक तरतीब के साथ आपस में कनेक्ट होके और प्राइमरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, ये एक स्प्रिंग की तरह अपने आप को कॉइल कर लेता है, अपने आप को एक स्प्रिंग की फॉर्म में, एक हेलिकल फॉर्म में ले आता है और क्या बना देता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर सिम प्राइमरी अमाइनो प्रोटीन स्प्रिंग की फॉर्म में आ जाए और हेलिकल स्ट्रक्चर बना ले तो उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो प्रोटीन का वो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल होती है केराटिन। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, वो आपस में बाइंड होके उसकी चेन, सेकेंडरी चेन आपस में बाइंड होके, लूप होके, क्वाइल होके और क्या बनाती है? एक 3D स्ट्रक्चर बना देती है, एक थ्री डायमेंशनल शेप बना देती है। उस थ्री डायमेंशनल शेप को कहा जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में पूरे स्ट्रक्चर को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में उसकी हेलिकल फॉर्म को कौन मेंटेन कर रहा था? हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी स्ट्रक्चर में अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो 3D फॉर्म में आया है उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद होगा और इसकी एग्जांपल होती है मायोग्लोबिन। फिर आता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर।
क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन्स की, है जैसे कह लें जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में जमा हो जाती हैं और एक गुच्छा लाइक कुछ बना लेते हैं स्ट्रक्चर, उसको कहा जाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इन तमाम स्ट्रक्चर की अगर सिंपल सी मिसाल ली जाए तो एक धागा, ठीक है, वो धागा अगर स्ट्रेट फॉर्म में है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन है। अगर हम उसको एक स्प्रिंग की फॉर्म में ले आए तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। अगर उसी धागे को हम थोड़ा सा वो गुच्छू मुच्छू सा कर दे, बेतरतीबा सा कर दे, वो टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। और उस तरह के काफी सारे गुच्छों को आपस में उलझा दें, कनेक्ट करके रख दें, तो वो कौन सा होगा? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होगा। इसकी एग्जाम्पल में हीमोग्लोबिन आती है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है प्रोटीन की उसकी केमिकल नेचर की बुनियाद पे। तो तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है: सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन या इसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहा जाता है, और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में सिंपली प्रोटीन के अंदर अमाइनो केमिकल नेचर की बुनियाद पे करें ना, इसका मतलब है कि कौन कौन सी चीजें पाई जा रही हैं। पहले हमने क्लासिफिकेशन की थी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी। अब हमने क्लासिफिकेशन की है केमिकल नेचर की बुनियाद पे कि कौन कौन से कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स पाए जा रहे हैं। तो इसकी बुनियाद पे जो सिंपल प्रोटीन है उसमें डेफिनेटली प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, तो उसमें सिंपल अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड की डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होती है। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन दोनों प्रोटीन्स हैं। एल्ब्यूमिन वाटर सोलेबल होती है, ग्लोबुलिन वाटर इनसोलेबल होती है। एल्ब्यूमिन प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती है, ग्लोबुलिन जो है ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। हीट के जरिए से इन्हें कोएगुलेट किया जा सकता है। इसकी सीरम एल्ब्यूलिन और इम्यूनोग्लोबिन जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन की एग्जांपल है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन में क्या था कि सिर्फ अमाइनो एसिड मौजूद थे, लेकिन कंपाउंड किसे कहते हैं? पेचीदा को कहते हैं। इसका मतलब है इसमें अमाइनो एसिड के साथ कोई और कंपाउंड भी मौजूद होगा। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ सिंपल प्रोटीन। एक तो इसमें सिंपल प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड मौजूद होंगे, एंड नॉन प्रोटीन पार्ट यानी प्रोटीन के अलावा भी कोई और चीज हो सकती है। वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, वो लिपिड्स भी हो सकते हैं, वो कुछ आयंस भी हो सकते हैं। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का, उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स जिसमें अमाइनो एसिड के साथ साथ मजीद और सब्सटेंसेस भी मौजूद हों, उन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन। अब कॉन्जुगेटेड की कुछ टाइप्स आती हैं, जैसे न्यूक्लियर प्रोटीन है, नाम से जाहिर है न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। यानी इसमें सिंपल प्रोटीन के साथ क्या मौजूद होगा? न्यूक्लिक एसिड बाइंड हुआ होगा। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलस निकला है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मौजूद होंगे। लिपोप्रोटीन, लिपोमीन, लिपिड्स, प्रोटीन मीन प्रोटीन यानी लिपिड्स और प्रोटीन आपस में मिलकर बनाते हैं लिपोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन नेस क्या होते हैं? मेटालो, मेटल लफ्ज से निकला यानी मेटल और प्रोटीन इसमें आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन। नेक्स्ट आती है डिराइव्ड प्रोटीन। अच्छा, ये सेम वैसी क्लासिफिकेशन है जैसे हमने लिपिड्स में पढ़ी थी कि सिंपल लिपिड होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, और जो डिराइव्ड होते हैं वो सिंपल और कॉन्जुगेटेड से हासिल होते हैं। बिल्कुल प्रोटीन का भी यही हाल है कि डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं, जब हम सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसके नतीजे में डिराइव्ड प्रोटीन्स हासिल होते हैं। इसके एग्जाम्पल में पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स आ जाते हैं। अब बात आती है प्रोटीन के फंक्शंस की, प्रोटीन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला तो फंक्शन होता है प्रोटीन का कैटालिटिक फंक्शन। कैटालिटिक कैटालिसिस क्या होती है? कैटालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप किया जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन स्पीड अप होता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में होने वाले मुख्तलिफ केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या कर रहे होते हैं? स्पीड अप कर रहे होते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वो एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे मुख्तलिफ रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, एट द एंड वो फ्री हो जाते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, उनकी जो फितरत होती है वो प्रोटीन होती है, ठीक है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी परफॉर्म करती है हमारी प्रोटीन के बहुत से एंजाइम्स बॉडी के अंदर जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। वो एंजाइम्स हमारी बॉडी के मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करके कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है वो अपनी परफॉर्म करते हैं। दूसरा फंक्शन आता है स्ट्रक्चरल मटेरियल। हमारी बॉडी, आप लोगों को अगर याद हो, हमने सेल की अगर बात की जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की होती है, और हमने पढ़ा था कि जो लिपिड बाइलेयर होती है उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होती है। यानी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये प्रोटीन क्या करती है? हमारे वो जो सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाती है।
प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? सेल और न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस है, उनको कलेक्टिवली मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होता है। डिफेंस ऑफ बॉडी, अब डिफेंस किस तरीके से करती है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम काम कर रहा है, उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम हमें मुख्तलिफ बीमारियों से, बाहर से आने वाले जरासीम से क्या करता है, हिफाजत प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। अब वो जो एंटीबॉडी है, या हम उन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, वो एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन किस चीज से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती है, बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाहर से आने वाले डिसीज कॉजिंग एजेंट को किल करती है और उन्हें अपनी मेमोरी में स्टोर करती है। तो बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम में हिस्सा लेते हैं और हमारी बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। फिर आते हैं मैसेंजर प्रोटीन। मैसेंजर प्रोटीन क्या करती है? हमारी बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस को रेगुलेट करती है, जैसे इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन कब यूज होती है? कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। वो इंसुलिन क्या करती है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। तो बेसिकली ये क्या करिए, हमारे एक सिस्टम को, हमारे एक प्रोसेस को रेगुलेट करिए कि ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा होगी है तो उस अमाउंट को कम करिए। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ करवाते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन भी क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। फिर आता है एनर्जी सोर्स। अब एनर्जी सोर्स में जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी का सोर्स होते हैं, इनकी ब्रेकडाउन के नतीजे में हमें एनर्जी हासिल होती है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो डाइट के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती है? कि जब हम खुराक खाते हैं, उसके अंदर मौजूद प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है। जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, तो जिस चीज से प्रोटीन मिलके बनी होती है, प्रोटीन उस चीज में टूट जाती है। जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट जाएगी और उस अमाइनो एसिड में टूटने की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। फिर आती है डाइटरी प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन में वही बात कि जब हम प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तकरीबन 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर आती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है सुकड़ना, के मोटर प्रोटीन या कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोटीन का कह लो। अब ये किस वजह से कि हमारे जो बॉडी के मुख्तलिफ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो प्रोटीन क्या करती है? मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है। तो जैसे एक्टिन होगी, मायोसिन होगी, अगर ये प्रोटीन्स ना हो तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही ना कर सके, हमारे मसल्स रिलैक्स ना कर सके और हमारे मसल्स की, हमारी बॉडी की मूवमेंट ना हो सके। जो लोग फालिज का शिकार होते हैं, बेसिकली उनकी बॉडी के अंदर वो जो प्रोटीन होती है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का वो पार्ट काम नहीं कर रहा होता। तो प्रोटीन क्या करती है? हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, जैसे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ताकि हमारे मसल्स मूव कर सके, हमारी बॉडी मूव कर सके। फिर आते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारी ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और हार्मोन्स भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तकरीबन 80% हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। रिजर्व फूड या स्टोरेज के प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारी मुख्तलिफ फूड में, हमारे एनिमल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह में प्रोटीन जो होती है वो स्टोर होती है एज फूड। तो एनिमल्स जो होते हैं वो मेजर सोर्स होते हैं प्रोटीन का। जैसे एग की बात कर लें, अंडे की बात कर लें, तो अंडे में प्रोटीन पाई जाती है जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। इसके अलावा मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है जिसे कैसीन कहते हैं। एनिमल्स के अलावा जो प्लांट्स हैं वो भी मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, वहां से भी हमें प्रोटीन हासिल होती है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है कि जो हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स आते हैं, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको अपने साथ बाइंड करके लंग्स की तरफ लेके आता है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के जरिए बॉडी से बाहर मूव कर देता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो बेसिकली क्या होती है? दो चीजों से मिलके बनी होती है, एक होती है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन, यानी दो पार्ट से मिलके बना होता है हीम और ग्लोबिन। हीम जो होता है ये आयरन ग्रुप होता है और ग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन होता है। तो बेसिकली ग्लोबिन क्या होती है? हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन होती है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बाहर से लेके और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करता है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन इन नेचर होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व होता है।
नेक्स्ट आता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग से मुराद है कि अगर हमें कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है, कहीं जख्म लग जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून निकलने लग जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहा जाता है, जैसे फिब्रिनोजिन होगी, थ्रोम्बिन होगी, प्रोथ्रोम्बिन होगी। ये क्या करती हैं, ब्लड के क्लॉट बनाने में, ब्लड को, खून को जमाने में हेल्प करते हैं ताकि खून ज्यादा बहे ना। फिर आता है हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटी ट्रांसमिशन से मुराद है विरासती जो चीजें हैं, विरासती मादा है, उसको नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट करने पे, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसपोर्ट करने में। तो न्यूक्लियर प्रोटीन, जैसे हमने पीछे प्रोटीन की टाइप पढ़ी थी न्यूक्लियर प्रोटीन, तो वो न्यूक्लियर प्रोटीन की फॉर्म में हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में भी प्रोटीन का रोल होता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।